दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे फ्यू मिनट सीरीज के सेशन में। तो रिसेंटली इंडिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडिया जो है पहला देश बन गया है जो डार्क साइड ऑफ मून तक पहुंच गया है। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ है और इसी उपलब्धि के चलते हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को थोड़ी बारीकी से पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो आज हम एथिक्स से रिलेटेड या एथिक्स के पर्सपेक्टिव में स्पेस एक्सप्लोरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसको हमें एडहेयर करना चाहिए जब हम स्पेस एक्सप्लोर करो वो समझेंगे। इसके बाद क्या चैलेंजेस स्पेस एक्सप्लोरेशन में दिखाई देते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ सोल्यूशन भी दिखाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए जब आप स्पेस को एक्सप्लोर करो एज एन इंडिविजुअल, एज अ नेशन, एज अ प्राइवेट एंटिटी, क्योंकि आप देखोगे इवन प्राइवेट एंटिटी हैज एंटर्ड इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूज ऑफ द आउटर स्पेस। जो यूज है आउटर स्पेस का हमेशा पीसफुल होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पस। कहीं पे भी इसकी मिलिट्री एक्टिविटीज से हमें इसे जोड़ के नहीं देखना चाहिए या वेपन टेस्टिंग के लिए हमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जो हम स्पेस एक्टिविटी करते हैं उसके कारण कोई हार्म हो रहा है या नहीं। आप देखोगे कई बार सैटेलाइट गिर जाते हैं ओशियन में। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई सैटेलाइट है जो डिफंक्ट हो गया, वो गिर जाए ऑन जिसको गिराया जाए ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री और सम पीपल। तो अगर ऐसा कोई कोई एक्टिविटी होता है, कोई हार्म होता है, तो उसकी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस स्टेट की होगी। अब उस स्टेट में शायद वो एक्टिविटी की गई है बाय अ गवर्नमेंट बॉडी और अ प्राइवेट बॉडी, नेवरदलेस इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसके अलावा एनवायरमेंट पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। जब हम किसी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी पे जाते हैं तो वहां का जो एनवायरमेंट है उसे हमें मिनिमली वहां पे इंटरफेरेंस करना है। अगर वहां पे लाइफ है, वो माइक्रोबियल लाइफ हो या किसी भी तरह की लाइफ हो, वी शुड एंश्योर दैट वी डू नॉट डिसरप्ट दैट इकोसिस्टम ओवर देयर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट वी शुड फॉलो। यूनिवर्सल ओनरशिप एंड इक्विटी, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पेस है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, as per the treaty that we all have signed, most of the countries have signed the outer space treaty that was signed in 1967. It specifically says that space including moon and other celestial bodies, they are province of all mankind, या किसी एक की जागीर नहीं है। तो जो बात की जाती है कोलोनाइजेशन ऑफ मून, कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स, इसमें हमें ध्यान में देना है कि ये ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल की नहीं हो सकती, ये ह्यूमन काइंड की ओनरशिप है, इसमें सभी का अधिकार है। शेयर्ड बेनिफिट्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जो भी बेनिफिट्स हम हासिल करेंगे फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन, वो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नो हाउ या फिर कोई रिसोर्स, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है। स्पेस एंड इट्स रिसोर्सेज दैट आर शुड बी शेयर्ड बिकॉज इट इज हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। लाइफ एज इन द लाइफ दैट इज एक्सप्लोरिंग द स्पेस एज वेल एज द लाइफ दैट इज देयर आउट इन द स्पेस, इन सभी की लाइफ को हमें वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके स्पेस एक्टिविटीज में। यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक राइवलरी हुई थी और उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और इसकी वजह से टेंशन बढ़ रही थी और एनिमोसिटी और भी बढ़ रही थी। जो हम कोल्ड वार एरा की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादातर लोग जो कि स्पेस एक्सप्लोर करते, दे कम आउट विद व्हाट इज देयर मोटो बिहाइंड दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन और मोटिव रैदर। इंक्लूजन बहुत जरूरी है कि आपने जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन कुछ कंट्रीज के हाथों में, कुछ उस कंट्रीज में भी कुछ रेस और या फिर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के हाथों में नहीं होनी चाहिए, इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसी के चलते नासा ने उनके आर्टेमिस प्रोग्राम में ये इंक्लूड किया है कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल एंश्योर कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर एंड वुमन विल लैंड ऑन मून। तो दिस शोज दैट इंक्लूसिविटी और इंक्लूजन ऑफ पीपल इनटू दैट स्पेस प्रोग्राम। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन? सबसे बड़ा चैलेंज है वो स्पेस पोल्यूशन। आपने नाम सुना होगा स्पेस एक्स, एलन मस्क की ये कंपनी है। उन्होंने स्टारलिंक ये प्रोजेक्ट चलाया जहाँ पे दे आर सेंडिंग स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू द आउटर स्पेस एंड दैट्स दो सैटेलाइट्स विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट कवरेज टू फार फ्लंग एरियाज। ये बहुत ही नोबल या फिर इवन इकोनॉमिकल या फिर इवन कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही एक उम्दा प्रोग्राम है, बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है। वो कैसे? रिसेंटली आपने सुना होगा कुछ रेडिएशंस लीक हो रहे फ्रॉम दी स्टारलिंक सैटेलाइट्स। इसके अलावा ये जो लाइट पोल्यूशन है वो भी क्रिएट करता है। आप देखोगे यहाँ से जो लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो टेलीस्कोप, उसके बीच में भी ये इंटरफेयर करता है। तो एक तरीके से पोटेंशियल लाइट पोल्यूशन इंटरफेरेंस विद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एक तरीके से पोल्यूशन ही है। तो रिस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप इवन इफ यू वांट टू यूज इट कमर्शियली और से
फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली। इसके अलावा इंडिया ने भी मिशन शक्ति में एंटी सैटेलाइट जो है मिसाइल लॉन्च किया था और उससे एक सैटेलाइट को, हमारा ही सैटेलाइट था, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था। इट वाज बेसिकली अ शो ऑफ आवर कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। तो उसके कारण सैटेलाइट जो है वो ब्रेक हो गए थे माइन्यूट माइन्यूट पार्टिकल्स में। हमने बताया था कि ये बहुत जल्दी दिस विल गेट व्हाट वी कैन से दिस विल गेट फायर्ड अप एंड दिस विल डिमिनिश, बट वैसा हुआ नहीं। कई महीनों तक ये घूमते ही रहे और इसी तरह के डिब्रीज हमें दिखाई देते हैं इन आउटर स्पेस ऑल्सो ऑफ द डिफंक्ट सैटेलाइट, जो कि हार्मफुल है फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है उनको भी ये पोटेंशियल हार्म क्रिएट कर सकता है। हमें एक्जैक्टली पता नहीं कितनी लाइफ है कितनी नहीं है लाइफ, बट अगर कहीं पे लाइफ है विच इज नॉट इन अवर परव्यू, इट कुड गेट हार्म बिकॉज ऑफ आवर स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसे कि आप देखोगे रिसेंटली 2019 में हमने जो है एक स्पेस शटल लॉन्च किया था जो कि क्रैश करा जो मून पे, और इस स्पेस शटल में कुछ एनिमल्स थे या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम टार्डिग्रेड्स कहते हैं। अब ये जब टार्डिग्रेड्स हैं जब वो क्रैश हुए, देयर वर कंसर्न्स कि ये उन सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर जो भी रिसोर्सेस है या फिर जो भी इकोसिस्टम है इसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। So these are an examples of how we can potentially harm extraterrestrial life. Probably there is no life as of now, but if there was life and it is out of our purview, that will get harmed in such cases. Resource exploitation ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चली है आज की डेट में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एस्ट्रॉयड को माइन करेंगे, वहाँ से रिसोर्स लाएंगे, मून को माइन करेंगे, वहाँ से रिसोर्स लाएंगे। तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये हम ला रहे हैं, दैट इज ओके, बट कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ये जो रिसोर्स है इसके पीछे फिर से स्पेस रेस शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि हिस्टोरिकली हमारे यहाँ रिसोर्स के लिए स्क्रैम्बल हुआ करता था ऑन अर्थ, अफ्रीका को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज बाय कॉलोनाइजर्स। उसी तरह से क्या हम जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसोर्स है उसको भी डिप्लीट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द स्पेस रेस। ये कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं। वेपनाइजेशन मिलिटराइजेशन ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल कंसिडरेशन है। जैसे कि ये जो स्पेस है ये एक थिएटर बन सकता है फॉर कन्फ्लिक्ट, और अगर ये एक थिएटर बन जाता है फॉर कन्फ्लिक्ट देन इट विल नॉट हैव इम्पैक्ट ओनली ऑन दोज नेशन हु आर कन्फ्लिक्टिंग और गोइंग ऑन वॉर इन द स्पेस, इट विल इम्पैक्ट ऑल अदर नेशंस। आप देखोगे ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स हैं जो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू मल्टीपल कंट्रीज, जैसे कि गूगल मैप्स हैं आपके। सो ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को नहीं इम्पैक्ट करेंगे, प्रोबेबली सारी कंट्रीज को इम्पैक्ट करेंगे। इसके अलावा आप करंट एग्जांपल में देख सकते हैं यूएस ने इस्टेब्लिश किया स्पेस फोर्स 2019 में। ये बता रहा है कि स्पेस वॉर एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है, जो नई कमोडिटीज हम वहां से डिराइव करेंगे वो भी हो सकते हैं ऑस्ट्रॉइड्स, मून या किसी और सेलेस्टियल बॉडी से हम डिराइव करेंगे या रिसोर्सेज लेके आएंगे, उससे यहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। यानी वो रिसोर्सेज या वो जो भी मिनरल हम लेके आएंगे उसकी अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होगी, तो जो उसको होल्ड करेंगे वो अपने आप जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को और बढ़ा सकते हैं। स्पेस टूरिज्म और उसके एथिकल इम्प्लीकेशन भी हैं। रिसेंटली आपने नाम सुना होगा, वर्जिन गैलेक्टिक्स ने रिसेंटली कमर्शियली अवेलेबल कर दिया है स्पेस टूरिज्म। कुछ लोगों को वो स्पेस में ले गए थ्रू यूजिंग देयर स्पेस क्राफ्ट। तो इससे एक इशू क्रिएट होता है, एलिटिज्म का इशू, यानी स्पेस में कौन जा सकता है? सिर्फ अमीर लोग जाएंगे, जो जन सामान्य लोग हैं वो तो जा नहीं पाएंगे। सो एक एलिटिज्म अपने आप में एक एक्सक्लूसिव क्लब क्रिएट हो जाएगा और जो वेल्दी है वही इसको अवेल कर पाएंगे, बाकी के लोग नहीं। और इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसके हो सकते हैं। सोल्यूशंस क्या है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले आपको जो एग्जिस्टिंग और इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसको एक्सपांड करना चाहिए, उसमें नई चीज़ों को ऐड करना चाहिए। जैसे कि जो नए चैलेंजेस है उनको हमें ऐड करना चाहिए। जैसे कि जो स्पेस डिब्री है जो बढ़ रही है वो कैसे उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। माइनिंग रिसोर्स माइनिंग को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, और वो माइनिंग जो की जाती है रिसोर्स उसको क्या इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने ट्रीटीज़ में ऐड करनी चाहिए। जैसे कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसी में वो एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, उसी में चीज़ें ऐड कर सकती है, नई ट्रीटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी चाहिए। इसके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएट किया जा सकता है फॉर दी एक्सप्लोरर कि किस तरह हमें स्पेस का यूटिलाइजेशन करना है। कोलैबोरेटिव ग्लोबल एंडेवर बहुत जरूरी है अगर हमें स्पेस को इंक्लूसिव बनाना है फॉर ऑल पीपल। सो वी हैव टू एंश्योर कि ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट्स। जैसे कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है,
एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे कई सारे कंट्रीज मिल के काम करते हैं, इसका यूज करते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस स्टेशन का। तो ये एनकरेज करेगा कि एक शेयर्ड मिशन हम क्रिएट कर पाए जो कि फॉस्टर करेगा म्यूचुअल बेनिफिट एंड रिड्यूस करेगा कॉम्पिटिटिव रिस्क। इसके अलावा हमें जो भी लोग स्टेक होल्डर हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो लोग स्पेस एक्सप्लोर करते हैं या फिर जो रिसर्चर्स या एस्ट्रोनॉट, इनको भी एथिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो अगर कोई कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाता है, एथिकल डिलेमा आ जाता है इन स्पेस, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, बिफोर हैंड दे शुड बी गिवन सम एथिकल ट्रेनिंग। ओपन करना पड़ेगा आपको एक्सेस टू नॉलेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। जो भी नॉलेज आप गेन करोगे बाय योर स्पेस एक्सप्लोरेशन, you should make it accessible to all, because you have the capabilities to explore space. You should not form an elite club who knows the things and others don't, and you derive the benefit and others don't. तो आपको जो है इंश्योर करना पड़ेगा स्पेस डिस्कवरी जो है या इसको ग्लोबली एक्सेसिबल बनाया जाए और ये बेनिफिट करे एट लार्ज एंड नॉट सिलेक्ट फ्यू। प्रमोट करना पड़ेगा स्पेस स्टूवर्डशिप, यानी जैसे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं अर्थ पे, उसी तरह से हमें ट्राई करना चाहिए या इंश्योर करना चाहिए कि हम मिनिमली इंटरफेयर करें और वहाँ के एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। तो आप देखोगे कई जगह पे ऐसे आइडियाज फ्लोट करते हैं कि मार्स को अगर हैबिटेबल बनाना है तो वी हैव टू डू न्यूक्लियर रिएक्शन ओवर देयर और ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओवर देयर सो दैट वी कैन हीट अप दैट एटमॉस्फेयर। Now that could be a probable solution to make habitable environment for us. But what if there is some species over there which is hidden from our purview? We will be destroying it. So is it ethical? That is the point. ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहिए कि जो भी बेनिफिट्स निकाल रहे हैं हम फ्रॉम स्पेस एडवेंचर एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे एक कंसेप्ट है मून विलेज बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने क्या सोचा है कि जब हम मून पे जाते हैं, सो ऑल दी countries who are going to space and reaching to moon, they should contribute together to build a village which will actually be a common ground wherein all the countries will come together and do some research and do some space exploration. तो उसी तरह से हम कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना सकते हैं जहाँ पे जो भी बेनिफिट्स हम डिराइव करेंगे फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन उसको शायद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए इन ऑल द नेशंस। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा सकता है। अब कंक्लूड करते हैं विद अ कोट। कोट जो है ये सिग्निफिकेंस दिखाता है ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। एडगर मिशेल का कोट है, पहले मैं रीड करता हूँ। यू डेवलप एन इंस्टेंट ग्लोबल कॉन्शियसनेस, a people orientation, and intense dissatisfaction with the state of world, and a compulsion to do something about it. From out there on moon, international politics looks so petty. यहाँ पे एडगर जो है वो कह रहे हैं कि जैसे ही आप मून पे चले जाते हो, स्पेस में चले जाते हो, आप देख पाते हो अर्थ को और आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। आप में एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस आ जाता है। आप किसी एक कंट्री के, एक रिलीजन के, एक रेस के, एक कास्ट के बंदे नहीं रहते। आप एक्चुअली देख पाते हो कि आप एक ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम दी आउटर स्पेस। सो इंस्टेंट ग्लोबल कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाता है, आपका पीपल ओरिएंटेशन हो जाता है और आप में डिससेटिस्फैक्शन आता है टुवर्ड्स द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन दी अर्थ। किस तरह से एज अ नेशन वी आर कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर रिसोर्सेज, क्यों ना हम एक साथ मिलके इस दुनिया को और अच्छा बना पाए। एक कंपल्शन आता है आपके ऊपर कि जो है ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये कितनी ज़्यादा पेटी है, ये समझ में आता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल कंक्लूडिंग एन आंसर। इसका इवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऐसे कि किस तरह एज अ ह्यूमन वी हैव टू समटाइम्स get out of this particular planet to know what is right and what is wrong, what is ethical and what is unethical, say in international politics, in domestic politics. तो इस तरह से आप जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रिंसिपल्स है जो हमें एडहेर करने चाहिए विद स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्या चैलेंजेस है और क्या उसके ऊपर सोल्यूशन हो सकते हैं। तो क्विकली आपको हमारे जीएस के कोर्स के बारे में भी बता दूं। यूपीएससी अगर 2024 आप जो है देना चाहते हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो वी हैव गॉट अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स फॉर यू। दिस कोर्स विल प्रोवाइड यू कंटेंट। जीएस का कंटेंट 500 आवर्स का कंटेंट होगा, आपको ऐसे का कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आप जो है सब्जेक्ट वाइज डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सेक्शनल क्विज होंगे जिससे आप जो है इवेल्युएट कर पाओगे जो भी आप पढ़ते हो। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे टू राइट आंसर्स और उसके मॉडल आंसर्स विद वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे। लाइव डाउट सेशन से आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एक टेलीग्राम ग्रुप होगा आपके पास जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलेगी। दिस पर्टिकुलर कोर्स
एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. दिस इज विदाउट इवेल्युएशन कोर्स, यानी यहाँ पे जो आंसर्स दोगे आप उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा. सो दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द कोर्स. और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस कोर्स के ऊपर तो यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर और ऑन आवर email address. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.